माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल साइंस एकेडमी। तो आज हम तीसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने के लिए आपको सेकंड लेक्चर मेरा देखना होगा। ठीक है, आइए यूकैरियोटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूकैरियोट में हमने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, वहां पर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए, तो उसमें हमने जब यूकैरियोट पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा था, नोट डलवाया था। हम आपको देखा होगा कि नोट डला था। नोट का फर्स्ट पॉइंट आपको हमने लिखाया था कि सेल कंपोनेंट कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो अब आते हैं नोट का हमारा सेकंड पॉइंट है, राइबो 70S राइबोसोम रिपोर्टेड इन 70S राइबोसोम कहाँ सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो 70S राइबोसोम है। पहले तो आपको जनरल पता ही है कि जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक, फिर आते हैं दो ऑर्गेनल भी ऐसे हैं जिसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी क्या है कि 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना राइबोसोम होता है, वो 70S होता है। ठीक है, तो जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S होता है। ठीक, और दूसरी चीज ये देखिए, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे हम आपको बताएंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम पेयर होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो 70S राइबोसोम है वो कहाँ पाए जाते हैं। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट नोट का। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है नोट का, उसको बोल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, आपको मैं बता दूं कि जो प्रोकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल में जो राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक, तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो राइबोसोम ही करता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, प्रोकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक, क्लियर ना। फिर आते यूकैरियोट में। यूकैरियोट में आपको पता है कि जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा, और कहाँ पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। ठीक, तो क्या है, जो यूकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, और कहाँ होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कहाँ होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। ठीक, ये आपको आगे हम बताएंगे, लिख लीजिए इसे, कहाँ होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। ठीक, फिर तीसरा हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट में होगी। कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें जितना भी आपको पढ़ाया ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको यूकैरियोट सेल समझ में आ गया है, इसके एक ऑर्गेनल समझ में आ गए, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेल के डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट सेल के डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो इनके साइज को देखते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं सेल के साइज को। तो बच्चों आइए हम लोग नोट का 4 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग शेप को देखते हैं। ठीक है, सेल के शेप को देखते हैं। ठीक, तो जो आरबीसी है वो आरबीसी हमारा कैसा होता है, बाइकॉन्केव। कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है। और कैसा होता है, राउंड होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है और राउंड होता है। डब्ल्यूबीसी का जो शेप वो कैसा होता है, वो अमीबॉइड होता है, या इसको इरेगुलर भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, इरेगुलर भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा एट्रैकिड। एट्रैकिड का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इलांगेटेड होता है। कैसा होता है,
इलोंगेटेड होता है। नर्व सेल कैसी होती है, ब्रांचेस होती है और लॉन्ग होती है। कैसी होती है, ब्रांचेस होती है और लॉन्ग होती है। फिर आता है कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल। कॉलुमिनर एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती है और कैसी होती है, नैरो होती है। कैसी होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है। ठीक। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जो होती है वो राउंड होती है और ओवल शेप की होती है। तो हम लोगों ने सेल के शेप को देखा है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सेल के साइज को। ठीक है, तो अब इसके आगे से हम लोग सेल के साइज को देखेंगे। अभी तो शेप देख लिया हम लोगों ने सेल के साइज को। अब आइए बच्चों हम लोग वेरिएबिलिटी साइज में देखते हैं। ठीक है, जो माइकोप्लाज्म है, माइकोप्लाज्म का जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया का कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक। आरबीसी का जो होता है वो 7 into 2 माइक्रोमीटर होता है। 2 जो इसका होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है। टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल, टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो होता है वो 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है ना। फिर आते हैं हम लोग टाइपिकल बैक्टीरिया। टाइपिकल बैक्टीरिया का जो होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। फिर आता है हमारा प्लूरो पीपीएलओ। पीपीएलओ को क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइव ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो इसका जो साइज होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक। वायरस आपको पता है ऑलरेडी, वो तो काफी 9, 10, 11 सब तो पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग ऑलरेडी। ठीक। जो वायरस का जो साइज होता है वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक। तो उम्मीद है मुझे ये क्लियर हो गया होगा। इसको आपको अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। या तो आप इससे ये भी पूछ सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ साइज है सेल का। ठीक है, तो हर तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक। तो इसको आपको याद कर लेना है और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है वो जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो इस पर क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रोकैरियोटिक सेल को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने सेल के शेप को और साइज को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक एक सेल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक। जो प्रोकैरियोटिक सेल है देखो क्या है, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। किसमें रखा गया है प्रोकैरियोट को, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ठीक। अब प्रोकैरियोट में आते कौन कौन से ये देख लेते हैं। प्रोकैरियोट में जो होते हैं वो आर्कीबैक्टीरिया आता है, एक्टिनोमाइसीटीज आता है, क्लेमाइडिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, इकेशिया आता है, यू बैक्टीरिया आता है। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक। यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक। और क्या आता है, माइकोप्लाज्म आता है और पीपीएलओ आता है। ठीक। तो प्रोकैरियोट को किसमें रखा गया है, किंगडम मोनेरा में रखा गया है। ठीक, समझ में आ गया ना। तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। ठीक। तो अब आते हैं हम लोग प्रोकैरियोट में क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है। ठीक, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, समझ लेंगे, तो प्रोकैरियोटिक सेल को हमने समझ लिया है ना। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट को देखते हैं। ठीक, पहले देखते हैं क्या है, आपको दिख रहा होगा ये बाउंड्री दिख रही होगी है ना। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, तीन तरीके की बाउंड्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है, 3 लेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। इसको बोलते हैं सेल एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं। ठीक, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, फिर इसके बाद में जो अंदर की बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, फिर क्या, इसके बाद में कौन सी लेयर होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो सेल एनवेलप में कौन कौन सी मेम्ब्रेन आती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक, अगर आपसे कोई आउटर टू इनर बोले तो आउटर में क्या आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स आएगा, फिर क्या आएगा, सेल वॉल आएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगा। ठीक, और अगर इनर टू आउटर करेगा तो क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, फिर सेल वॉल आएगा और ग्लाइकोकैलिक्स आएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, कुछ दिख रहा है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिब्री बोलते हैं। अभी आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए, आगे इसका क्या फंक्शन है वो हम बताएंगे आपको ऑलरेडी। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, फेब्रिक बोलते हैं। फिर ये क्या है, प्लाई है, ये देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो हीयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेब्रिक बोलते हैं। फिर उससे थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, प्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाई बोलते हैं, ठीक। और फिर ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थ्री लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं इंटीरियर में, देखते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये सेल है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा, अगर सेल है तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, है ना। ये क्या है अंदर, ये क्या फील है, साइटोप्लाज्म फील, ठीक। अब देखो क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, वो दो स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। दो कौन कौन से, पहला क्या है, इन्वेजिनेट होकर के क्या फॉर्म कर रही है, क्रोमेटोफोर। क्या फॉर्म कर रही है, क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। फिर दूसरा स्ट्रक्चर आपको इन्वेजिनेट होकर के दिख रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होकर के बना रही, क्या है, मीजोसोम। मीजोसोम जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। क्लियर हो गया इतना। फिर क्या है, आपको ये सर्किल में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैप पैक्यूल बोलते हैं, ठीक। फिर इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा प्लाज्मिक डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। और ये अपना नेकेड डीएनए इसका खुद का होगा, वन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। आपको ऑलरेडी पहले प्रोकेट में बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर भी बोलते हैं, इनसेफिशिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब जो बैक्टीरिया में फूड स्टोर होता है, वो जो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में बैक्टीरिया में फूड स्टोर होता है, ठीक। तो हमने क्या कहा, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में बैक्टीरिया का फूड स्टोर होता है, ठीक। ये देखो इंक्लूजन बॉडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो टू टाइप्स की होती है, वो आगे भी हम बताएंगे। फिर सारे फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, इतना कोई डाउट इसमें, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको बता देंगे, ठीक है। वरना आपको इंडिविजुअली जिसको अगर डाउट होगा तो वो बाय जूम के थ्रू जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके फंक्शन और इसके बारे में, ग्लाइकोकैलिक्स और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब आते हैं बैक्टीरिया के एनवेलप के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया का जो एनवेलप को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलते हैं, ठीक है। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती हैं, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा अलग से देखते हैं। जो सेल एनवेलप है उसमें क्या होता है, आउटर लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। फिर जो उसके ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में कौन सी आती है, सेल वॉल आती है। और फिर इसके बाद क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप के बारे में बात करते हैं। जो सेल एनवेलप है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। वो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को और स्टिकी एसिड बनाता है, ठीक है। फिर आता है, देखो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की बनी होगी, किसकी बनी होगी, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की होगी तो कैसी होगी, स्लाइम लेयर होगी। स्लाइम लेयर समझ रहे हो ना, स्टिकी फॉर्म में होगी, ठीक। और अगर थिक होगी और थोक होगी, यानी बहुत ज्यादा मोटी होगी और कैसी होगी, सॉलिड की तरीके होगी, ठीक है। तो कैसी होगी, जो ग्लाइकोकैलिक्स थी वो कैप्सूल के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो आपको बता दिया, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है स्टिकीनेस से, ठीक। अगर लूज शीट की बनी वो तो स्लाइम लेयर होगी, ठीक होगी, चौक होगी तो कैप्सूल के फॉर्म में होगी, ठीक। फिर हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल आती है, ठीक है। ये देखो सेल वॉल है, यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है,
ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है जो सेल का शेप है उसको क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या करती है? सेल के शेप को मेंटेन करती है। ठीक, फिर आता है हमारा क्या है? सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है, कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या ब्रस्ट होने से बचाएगी और कोलैप्स होने से बचाएगी। ठीक, फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होगी? किसकी बनी होगी सेल मेम्ब्रेन? प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। किसकी बनी होगी? प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया जो क्या है? सेल एनवेलप में 3 लेयर्स होती है, ग्लाइकोकाइलिस, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी है? सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन की और किसकी? लिपिड की बनी होगी। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या है? मीजोसोम बनाती है। आपको दिख रहा है ना, इनवेजिनेट होकर के, इनफोल्ड होकर के क्या बना रही है? मीजोसोम। ठीक, और क्या बना रही है? क्रोमैटोफोर बना रही है। क्या बना रहा है? क्रोमैटोफोर। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे फिब्री, फ्लैजेला और किसके बारे में? फ्लाई के बारे में। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है बैक्टीरिया के अंदर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके आगे से फिर हम लोग देखते हैं फिर एक कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे जो एमर्ज आउट है कहाँ से? सेल एनवेलप से। देखो फ्लैजेला है और फ्लैजेला है। ठीक है, और क्या है? फ्लाई है और फिब्री है। ठीक, आइए इनके बारे में देख। जो फ्लैजेला होता है वो इनका जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, और किसमें वेरिएबल होता है? मतलब प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में वेरिएबल होता है। ठीक, और फिब्री जो होती है वो न्यूमरस होती है। ठीक, कैसी न्यूमरस होती है? और जो फ्लाई होती है वो 1-2 पर सेल होती है। कितनी होती है? 1-2 पर सेल होती है। ठीक, अब जो फ्लैजेला है वो किसका बना हुआ? फ्लैजेलिन प्रोटीन का। फिब्री किसका बना हुआ? किसका बना हुआ? फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और फिर फ्लाइन किसका बना हुआ? फ्लाइन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक, समझ में आ गया? फिब्री किसका बना हुआ? फ्लाइन प्रोटीन का। फ्लाइन किसकी बनी हुई है? फ्लाइन की बनी हुई है। ठीक, तो फंक्शन क्या है इनका? लोकोमोशन। फ्लैजेला का क्या फंक्शन है? लोकोमोशन। फिब्री का क्या फंक्शन है? क्या है? अटैचमेंट है। और जो है जो फ्लाई इसका क्या फंक्शन है? अटैचमेंट और कंजुगेशन। क्या है? अटैचमेंट और कंजुगेशन। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लें जल्दी से। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप होते हैं। ठीक है, तो 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, पहला कौन है? बैसिलस। बैसिलस जो होता है वो कैसा होता है? रॉड टाइप होता है। कैसा होता है? रॉड टाइप होता है। फिर आता है कोका। कोका जो होता है वो स्फेरिकल होता है। विब्रो, फिर विब्रो कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है। ठीक, चौथा हमारे पास क्या है? स्पाइरलम, स्पाइरल टाइप में होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो बैक्टीरिया है इसके 4 बेसिक शेप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बैसिलस, बैसिलस रॉड टाइप होता है। कैसा होता है? रॉड टाइप। कोका स्फेरिकल होता है। ठीक, विब्रो कॉमा शेप का होता है। और स्पाइरलम कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितना भी पढ़ा रहा हूँ इसके बयान कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया क्लियर? ठीक है, तो अब बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको पता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक, तो जो 2 ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, वो किस बेसिस पे किया गया है आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो 2 ग्रुप में डिवाइड किया है वो टेक्निक है ग्राम स्टेन टेक्निक। ठीक, इसको डेवलप किसने किया था? साइंटिस्ट है हमारे, जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्या है? क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया का स्मेल लिया था। ठीक, उसको क्या किया था? स्मेल लिया था। ठीक, उसको ले करके ठीक ऐसे करके एक स्लाइड होगी। ठीक है, उस पर क्या किया? स्मेल को लिया। ठीक, और उसको क्या किया? एयर ड्राई किया। अगर देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना, एयर ड्राई किया है। हीट ड्राई करेंगे तो बैक्टीरिया क्या होगी? किल हो जाएगी ना। तो ठीक है, तो क्या किया? एयर ड्राई किया। ठीक, फिर एयर ड्राई करने के बाद क्या किया? उसको स्टेन किया। किससे? पहले क्या किया? बैक्टीरिया का स्मेल लिया, फिर क्या किया? उसको एयर ड्राई किया। ठीक, समझ में आ गया? सेकेंड नंबर।
फिर क्या किया गया, उसको स्टेन किया विद क्रिस्टल वायलेट और जंक्शन वायलेट। किससे स्टेन किया, क्रिस्टल वायलेट और जंक्शन वायलेट। ऐसे पकड़ा, देखो ये स्लाइड है ठीक, ऐसे इसको पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से किससे क्रिस्टल वायलेट जंक्शन वायलेट डालते रहेंगे, ठीक है। तो इसको करते रहते क्या 30 सेकंड तक है, तब तक क्या 30 सेकंड तक, ठीक। फिर बैक्टीरिया को जब ये स्टेन किया विद क्रिस्टल वायलेट और जंक्शन वायलेट, ठीक, तो बैक्टीरिया कैसा कलर देगा, ब्लू पर्पल कलर। बैक्टीरिया गेट स्टेन ब्लू पर्पल कलर, ठीक। फिर इसको क्या किया, इसको वाटर से वॉश किया। क्या किया, वाटर से इसको वॉश किया। वाटर को वॉश करने के बाद फिर इसमें क्या किया, स्टेन किया, किससे, आयोडीन स्टेन, ठीक। 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, क्या लिया, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, ठीक। आयोडीन क्या किया, ये आयोडीन वर्क एज ए मॉडर्न, ठीक, यानी इसको क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक। फिर इसको क्या किया, इसको ट्रीट किया किससे, फिर इसको ट्रीट किया एल्कोहल से। किससे ट्रीट किया, एल्कोहल से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कैसा कलर आता है, ब्लू पर्पल। जब एल्कोहल से ट्रीट करेंगे, ठीक, ध्यान से सुना, एल्कोहल से हम लोग ट्रीट करेंगे, अगर ब्लू पर्पल कलर क्या आता है, रिटर्न रह गया, ठीक, तो कैसा प्रक्रिया होगा, ग्राम पॉजिटिव। फिर क्या करेंगे, अगर ब्लू पर्पल कलर क्या होगा, डी स्टेन हो गया, यानी कलर चला गया, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, काउंटर स्टेनिंग विद सेपरेट। इसको क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, काउंटर स्टेनिंग करेंगे, ठीक। जब सेपरेट में स्टेनिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा। कैसा मिलेगा, पिंक कलर मिलेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे इसको, जब पिंक कलर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। तो एक बार आपको समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया का सीमेंट लिया, एयर ड्राई किया। एयर ड्राई इसलिए करते हैं, ठीक, एयर ड्राई इसलिए करते हैं कि बैक्टीरिया किल ना हो। अगर हीट ड्राई कर देंगे तो बैक्टीरिया क्या होगा, किल हो जाएगा, ठीक। फिर बैक्टीरिया में क्या किया, क्रिस्टल वायलेट और जंक्शन वायलेट डालना, कब तक, 30 सेकंड तक, ठीक। फिर क्या हमें कौन सा कलर मिला, ब्लू पर्पल कलर मिला, ठीक। फिर इसको क्या किया, वाटर से वॉश किया, क्लियर हो गया। और फिर वाटर से वॉश करने पर इसमें आयोडीन से स्टेन किया, 0.5% सोल्यूशन आयोडीन का जो होगा। आयोडीन कैसे है, वर्क एज मॉडरेट, यानी जो क्या करेगा, जो ब्लू पर्पल का एकदम कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे किससे, एल्कोहल से, ठीक। ट्रीट, अगर कलर चला गया तो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव। कलर चला जाएगा तो काउंटर स्टडी करेंगे, सैंपलिंग से पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है, तो उसको ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। अगर कलर रिटर्न रह गया तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस बेसिस पे क्या किया गया है, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पहला पॉजिटिव, दूसरा इसमें नेगेटिव। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट, अगर कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही इसमें, तो आप मुझसे, आपको पास व्हाट्सएप नंबर, हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, ठीक है, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर।